गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9 में पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ नंबर 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसकी लेखिका हैं बचेंद्री पाल। तो इस पाठ में गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आपको समझा रही हूँ, यानी कि मैं कुछ गद्यांश ये गद्य भाग है तो इसके हम गद्य के कुछ अंश पढ़ेंगे लेसन में से। जैसे हम पाठ पढ़ते हैं, पाठ को पढ़ करके उसके अंदर से कुछ प्रश्न बनते हैं, फिर उनके उत्तर हम समझेंगे। जैसे आपके एग्जाम में आता है कि पठित गद्यांश जो आपके पढ़े हुए हैं, जो आपने पाठ पढ़े हैं उनमें से आएगा। अपठित गद्यांश जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ नहीं होता है। तो इस तरह से दोनों तरह के प्रश्न आते हैं। तो ये गद्यांश मैं पढ़ूंगी, फिर उसमें से जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। तो बच्चों आप ध्यान से सुनोगे। अब मैं पढ़ रही हूँ गद्यांश। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। जो नेपाली आते हैं ना, तो नेपाल के लोग जो हैं काम करते हैं उनको शेरपा बोलते हैं, जैसे शेरपा कुली कहते हैं, ठीक है। तो वो यहीं से ही आते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा था। यानी यहीं से लेखिका ने सबसे पहले एवरेस्ट को देखा था, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। अब इसमें से क्या प्रश्न बन रहा है? नमचे बाजार कहाँ स्थित है? ये ऊपर आई पहली पंक्ति, शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। तो नमचे बाजार नेपाल के शेरपा लैंड में स्थित एक नगरीय क्षेत्र है, यानी एक नगर है। एक तो छोटा सा गांव होता है और एक नगर होता है, शहर होता है। तो वैसा ही एक क्षेत्र है। नमचे बाजार की क्या विशेषता है? नमचे बाजार और उसके आसपास के गांवों से अधिकांश शेरपा आते हैं। फिर एवरेस्ट का नेपाली नाम यानी क्या रखा था लेखिका ने? सागरमाथा। अब लेखिका को सागरमाथा नाम क्यों अच्छा लगा था? लेखिका को सागरमाथा नाम इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि लेखिका ने सबसे पहले यहीं से एवरेस्ट को निहारा था, यानी देखा था। तो बच्चों अब अगला पद्यांश पढ़ते हैं, गद्यांश पढ़ते हैं। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक गति से हवा चलने के कारण बनता है। अब लेखिका ने बर्फ का जो बड़ा सा प्लूम देखा था, जो एक ध्वज की तरह लहरा रहा था, वो बनता कब है? जब 150 किलोमीटर के अधिक से हवा चलती है, अधिक तेज गति से हवा चलती है, तब वो बर्फ का बड़ा सा प्लूम बन जाता है। यानी बर्फ के जो बड़े बड़े कण होते हैं, उड़ते 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 ऐसा लगते हैं वो पूरा ऐसे एक झंडा बना हुआ है, एक फ्लैग बना हुआ है, उसको मतलब प्लूम बोलते हैं। वो लहराता हुआ फ्लैग लगता है। तो कब बनता है? 150 किलोमीटर या इससे अधिक तेज गति से हवा चलने के कारण। क्योंकि तेज हवा के कारण जो सूखा हुआ बर्फ है वो उड़ता रहता है। अच्छा, बर्फ का यह ध्वज मतलब कितना बड़ा हो सकता है? बर्फ का ध्वज है जो ये ऐसे उड़ता हुआ लहराता हुआ ध्वज सा बनता है, तो ये कितना बड़ा हो सकता है? कम से कम 10 किलोमीटर तक, ठीक है, 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता है ये। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में।
मतलब जब मौसम खराब है तो ऐसे तूफान तो आते ही रहते हैं और सबको जो है इन मुश्किलों को पार करना ही पड़ता था। अब लेखिका कहती हैं कि अब मुझे डराने के लिए काफ़ी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। मतलब जैसी मर्जी चुनौतियां आए, कितने भी कठिनाइयां आए रास्ते में, जब लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, लेखिका ने सोच लिया कि एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचना है, यानी चोटी पर पहुंचना है। अब वो सोच रही है कि चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आए, उन कठिनाइयों को झेलते हुए मुझे वहां तक पहुंचना है। यानी उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए वो तैयार थी। तो इसमें प्रश्न है, लेखिका को एवरेस्ट की तरफ देखने से क्या अनुभव हुआ था? लेखिका ने जब एवरेस्ट की तरफ गौर से देखा तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा भारी बर्फ का प्लूम पर्वत शिखर पर लहराता हुआ ध्वज के समान लग रहा है। ऐसा लेखिका को दिखा, एक बड़ा भारी बर्फ का प्लूम दिखा जो ध्वज की तरह लहरा रहा था। बर्फ का प्लूम का दृश्य कैसे बनता है? कैसे बनता है बच्चों? अभी मैंने आपको बताया था। यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह पर 150 किलोमीटर या इससे अधिक तेज गति से हवा चलने पर बनता है, क्योंकि सूखा हुआ बर्फ जो है वो हवा में, यानी पर्वत पर वो उड़ता रहता है। इतनी तेज हवा चलती है तो वो उड़ता रहता है, इसलिए एक बर्फ का प्लूम बन जाता है। अब बर्फ के ध्वज की लंबाई कितनी हो सकती है? बर्फ के ध्वज की लंबाई 10 किलोमीटर या इससे भी अधिक हो सकती है। लेखिका किस बात से डर रही थी? इस गद्यांश के हिसाब से हम उत्तर दे रहे हैं इन प्रश्नों के। लेखिका किस बात से डर रही थी? लेखिका शिखर के दक्षिणी पूर्वी इलाके से चलने वाले तूफानों को झेलने से डर रही थी। उसे पता चल गया था कि दक्षिणी पूर्वी इलाके में ऐसे तूफान तो आते ही रहते हैं, मौसम खराब हो जाता है तो इन तूफानों को, यानी इन कठिनाइयों को तो झेलना ही पड़ेगा। तो अगला जो है गद्यांश, उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 जो 6000 मीटर की ऊंचाई पर है, हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। यानी रास्ते में क्या कठिनाइयां आने वाली हैं उन्हें अच्छी तरह से देख लिया गया है। उन्हें इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के जितने भी काम किए गए हैं उन्हें रास्ता खोलने का काम दोबारा भी करना पड़ सकता है। वो सब काम जो पहले करे हैं वो व्यर्थ जा सकते हैं क्योंकि बर्फ गिर रही है। अब उन्होंने तो रास्ता साफ कर दिया था, पुल बना करके, रस्सियां बांध करके, झंडियां लगा करके रास्ता जो है बता दिया था कि यहाँ से जाना, लेकिन बर्फ गिर रही थी तो बर्फ गिरने के कारण ये दोबारा से ये सारे चिन्ह मिट सकते थे और इन्हें जो है यही काम दोबारा भी करना पड़ सकता था। तो इसमें से बेटा प्रश्न बन रहा है पहला, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। प्रेमचंद के अनुसार सबसे बड़ी बाधा कौन सी थी? उनके अनुसार
सबसे बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति थी। उसके बारे में उन्होंने जो इन लेखिका और उसके अन्य साथियों को जो कि चढ़ाई कर रहे थे यानी पर्वतारोहियों को, इसके बारे में बता दिया था। प्रेमचंद के अग्रिम दल ने क्या काम किया था? प्रेमचंद के अग्रिम दल ने हिमपात के ठीक ऊपर एक कैंप का रास्ता साफ कर दिया था। कितना ऊपर था? जो 6000 मीटर की ऊंचाई पर था। साथ में ही पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी कठिनाइयों का जायजा ले लिया था। अब ग्लेशियर क्या होता है? प्रश्न है, ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर बर्फ की नदी होती है। रास्ता खोलने का काम दोबारा क्यों करना पड़ सकता था? क्योंकि प्रेमचंद ने समझा दिया था कि हमने ये सारा रास्ता जो है इसका जायजा, कठिनाइयों का जायजा ले लिया है और रास्ता जो है साफ कर दिया है, लेकिन ये काम सारा व्यर्थ हो सकता है और रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि पर्वत शिखर पर हिमपात हो रहा था यानी बर्फ गिर रही थी। बर्फ गिरने के कारण अनियमित और अनिश्चित बदलाव आ जाते हैं, जिसके कारण से ये सभी काम जो पहले किए गए हैं वो व्यर्थ हो सकते थे। अब अगला गद्यांश, हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। यानी हिमपात हो रहा है तो इससे जो है कुछ नुकसान हो सकता है, यानी कम 1 दर्जन आरोहियों यानी जो चढ़ाई कर रहे हैं और कुली जो साथ में सामान लेके जाते हैं उनको प्रतिदिन प्रभावित करता रहेगा। हिमपात का क्या अर्थ होता है? जो हिमपात, हिम मैंने बर्फ, पात मैंने गिरना, हिमपात बर्फ के गिरने को कहते हैं। यह इससे प्राय खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे अनियमित और अनिश्चित बदलाव आ जाते हैं। फिर है ग्लेशियर के बहने से क्या प्रभाव पड़ता है? ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल मच जाती है, जिससे बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाती हैं और एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब चट्टानें, बर्फ की चट्टानें गिर जाएंगी तो नीचे जो कुछ भी होता है वो सारा जो है बर्फ के नीचे दब जाता है, तो इससे बहुत नुकसान हो जाता है। तो कई बार तो बड़ी ही खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है, लेखिका को किस बात का ख्याल मात्र डरावना लगता है? जब लेखिका के मन में धरातल पर दरार पड़ने का विचार आता है और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का ख्याल आता है तो वो एकदम से डर जाती है। यह सोचकर भी वो जो है बहुत डर जाती हैं। तो ये ख्याल ही उनको डरावना लगता है। क्या ख्याल? कि धरातल पर दरार पड़ने से और इस दरार के गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने से, मतलब पृथ्वी पर जो है दरार पड़ेगी, ये फट जाती है पृथ्वी, और जो है बहुत कई बार इतनी दरार इतनी चौड़ी होती है कि वो हिम विदर में बदल जाती है। यानी उसमें जब नीचे बंदा धंस जाता है वो बर्फ़ का जो है वो ऊपर से फट जाती है बर्फ़, और नीचे जो है व्यक्ति नीचे
धंस जाता है। किस बात की जानकारी दल को ज़्यादा भयानक लग रही थी? जो पर्वतारोही थे, पर्वत पर चढ़ने वाला जो दल जा रहा था, वो किसकी बात की जानकारी से वो डर रहा था? कौन सी जानकारी उन्हें बड़ी भयानक लग रही थी? पर्वतारोहण के सारे समय के दौरान हिमपात यानी जो बर्फ का गिरना है, उनके दल के लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। इस बात की जो जानकारी थी ये ज़्यादा भयानक लग रही थी। तो इसके आगे का गद्यांश, जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेनजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। अब नौसिखिया यानी मैं पहली बार जो चढ़ाई चढ़ रही हूँ, पर्वतों पर चढ़ने की मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं किया, मैंने नहीं सीखा है, मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ। तेनजिंग हंसी और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले प्रयास में ही पहुंच जाना चाहिए। जब लेखिका ने तेनजिंग को बताया कि एवरेस्ट मेरा प्रथम मतलब कि मैं पहली बार जो है इस पर चढ़ रही हूँ, मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तब तेनजिंग ने क्या कहा, उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि तुम तो एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम पर्वतों पर ही रहने वाली हो, तो तुम तो एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो और तुम्हें तो पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए, ऐसा उन्हें लगा था और उन्होंने ऐसा कहा। इससे मतलब क्या हुआ था कि लेखिका का हौसला बढ़ा था, उनमें उत्साह जागा था। जब कोई हौसला बढ़ाता है, कुछ ऐसी बात कह देता है कि हम इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो हम वास्तव में ही वह काम जो है, चाहे वो कितना भी कठिन हो, हमारे लिए वो आसान बन जाता है। तो ऐसा ही तेनजिंग ने लेखिका से कहा था। लेखिका के बेस कैंप में कौन आया था? लेखिका के बेस कैंप में तेनजिंग अपनी बेटी के साथ आया था। तेनजिंग की बेटी का क्या नाम था? उसकी बेटी का नाम डेकी था। लेखिका ने अपना परिचय किस प्रकार दिया था? लेखिका ने अपना परिचय यह कह करके दिया कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेनजिंग को एवरेस्ट पर कितनी बार जाना पड़ा था? शिखर पर पहुंचने से पहले तेनजिंग को एवरेस्ट पर 7 बार जाना पड़ा था। तेनजिंग ने लेखिका का हौसला क्या कह करके बढ़ाया था? तेनजिंग ने लेखिका का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि तुम तो एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो और तुम्हें तो पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। तो बच्चों, ये हैं गद्यांशों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर। आप जब वीडियो देखोगे बच्चों, साथ साथ में ये प्रश्न और उत्तर अपनी कॉपी में करते जाना, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जब साथ साथ में काम हो जाएगा तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आगे के जो कुछ गद्यांश हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।